हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ वन शॉट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। हमने अभी तक वन शॉट सीरीज़ में क्विकली आपको बता रहा हूँ क्या क्या किया है। वन शॉट सीरीज़ में हमने करा है लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, लेक्चर नंबर 2 ऑफ सप्लाई एंड लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड देन वी हैव डन लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंपोजिशन स्कीम। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 5 ऑफ वन शॉट सीरीज़ विच इज़ ऑन टाइम ऑफ सप्लाई। इसको हम जितना भी अपने रेगुलर क्लास में पढ़ा है अभी तक, उसको हम वन शॉट एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई को, ठीक है ना। रेगुलर लेक्चर में आई गेस मेरे 3 से 4 लेक्चर इसमें इस चैप्टर में लगे हैं और आज इस चैप्टर को एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा टाइम ऑफ सप्लाई को, ठीक है ना। तो चलो टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम ऑफ सप्लाई इस चैप्टर का नाम, ठीक है ना। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या जानते हैं कि हम उस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या जानते हैं कि हम उस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट करने से पहले भी हमें ये जानना है कि हम टाइम ऑफ सप्लाई क्यों पढ़े, रीजन क्या है टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने का। तो वाई वी स्टडी दिस चैप्टर, एक मिनट मेरा लेजर पेन। वाई वी स्टडी दिस चैप्टर, चैप्टर का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है भाई? इस चैप्टर को पढ़ना है टू डिटरमाइन दैट टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। क्या है टाइम ऑफ सप्लाई? पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है ये जानना है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ये जानना है इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। पढ़ने का रीजन ये है, ये जानना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है और टाइम ऑफ सप्लाई को निकाला कैसे जाता है, किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है, ये जानना है। क्योंकि जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वहीं पर उस टाइम पर ही जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज होगी, उसी टाइम पर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज होगी। सुनो मैंने क्या बोला, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। मान लो मैंने ये जो शर्ट मैंने पहनी है, बहुत अच्छी शर्ट मुझे लग रही है इसलिए मैंने पहनी है वीडियो बनाते हुए। ये शर्ट मुझे सप्लाई करनी है, ये शर्ट मुझे सप्लाई करनी है। मैं सप्लायर हूँ, मैं रिसिपिएंट हूँ, सॉरी मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो, ठीक है ना। ये शर्ट, एक ऐसी ही शर्ट मैं अपनी पहनी क्यों दूंगा आपको, ऐसी ही शर्ट मैंने एक और लाई हुई है, मैं सप्लायर हूँ उस शर्ट का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मुझे आपको देनी है, ठीक है। वो शर्ट बेचनी है, देनी नहीं है, बेचनी है। क्योंकि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तभी सप्लाई होगा और जब सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगती है। सर सप्लाई में मत जाओ, यहीं पढ़ाओ। नहीं, रिवाइज करवा रहा हूँ, सुनो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये शर्ट मुझे आपको बेचनी है, मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो। तो जिस तो मैंने ये शर्ट मान लो आज आपको बेची, आज क्या तारीख है, आज एज पर वीडियो तारीख है 23rd ऑफ अक्टूबर के बोल रहा हूँ, 23rd of April, ठीक है ना। तो 23rd April को मैंने ये शर्ट आपको बेच दी, ठीक है ना। तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुई, किस टाइम पर ये गुड सप्लाई हुए, टाइम ऑफ सप्लाई किस टाइम पर ये गुड सप्लाई हुए। ये शर्ट सप्लाई हुआ 23rd April 2025, तो ये हो गई उसकी टाइम ऑफ सप्लाई। अब थोड़ा मैं ट्विस्ट लाता हूँ, सुनो मेरी बात। अब मान लो मैं आपको बोलूँ कि ये जो शर्ट है, ये जो मेरी शर्ट है, इतनी प्यारी सी शर्ट, देखो अब देख ही लो, एक काम करो, रुको। नहीं, यहाँ से कैसे, एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, यहाँ से आप देख पाओगे मेरी वीडियो, हाँ ओके। ये जो शर्ट है आप देख ही लो एक बार, ये शर्ट मेरी बहुत अच्छी सी है। तो ये शर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या आपको मैं बेच रहा हूँ। अब मान लो मेरी एक बहुत बड़ी सी दुकान है, बहुत बड़ी सी दुकान है। आप, मैं दिल्ली में हूँ, आप मुंबई में हूँ, ठीक है ना। तो दिल्ली से मुझे आपको मुंबई बेचनी है शर्ट, ठीक है ना। अब देखो मेरे गोडाउन से शर्ट बाहर निकली आज के दिन 23 अप्रैल को, आज के दिन मेरी शर्ट बाहर निकली। लेकिन आप तक शर्ट पहुंची, डिलीवर्ड हुई आपको 25 अप्रैल 2025 को। तो मैं अब इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानूं, जिस दिन मेरे गोडाउन से बाहर निकली या जिस दिन ये आप तक पहुंची, जिस दिन आपको डिलीवर हुई, जिस दिन मेरे गोडाउन से बाहर निकली, जिस दिन मूवमेंट स्टार्ट हुई, उस दिन मैं मानूं टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर उस दिन मानूं जिस दिन वो शर्ट आपको डिलीवर हुई। कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए? सर क्या होना चाहिए? अब एज्यूम मत करो, एज्यूम मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एज्यूम मत करो, वेट करो, ठीक है ना। तुम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ना है ये डिटरमाइन करने के लिए कि टाइम ऑफ सप्लाई क्यों और क्या होता है, सॉरी क्यों नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये डिटरमाइन करना है हमें, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। क्योंकि जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसी टाइम पर जो गुड्स को सप्लाई करने का टाइम होगा, जिस टाइम पर गुड्स सप्लाई हुए होंगे, जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसी टाइम पर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अराइज होती है, ठीक है ना। ये आपको बता रहा हूं, इस रीजन से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, रीजन मैंने आपको समझा दिया। वाई वी स्टडी दिस चैप्टर टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई क्या है गुड्स और सर्विस का। जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसी टाइम पर लाइबिलिटी अराइज होगी टू पे टैक्स, दैट इज जीएसटी, बिकॉज वी आर स्टडिंग जीएसटी। जीएसटी लॉ कुछ नहीं होता, सीजीएसटी लॉ होता है, स्टेट का लॉ होता है किसी कर्नाटका का, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ठीक है ना। और आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जीएसटी एक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जीएसटी लॉ हम बोल देते हैं, बट जीएसटी लॉ में सीजीएसटी, छोड़ो भाई मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं झाड़ रहा, छोड़ो। हाँ, हमने ये समझ लिया इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सबसे पहले हमें ये जानना है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, किस डेट पर इनवॉइस इशू की जाती है,
किस डेट पर इनवॉइस इशू की जानी चाहिए, किस डेट पर इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए, एट पार किस डेट पर इशू हो जानी चाहिए इनवॉइस। अब देखो इनवॉइस किस चीज के इशू हो सकते हैं, एक तो गुड्स के, एक सर्विस के, ठीक है ना। अब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स क्या होगी, कौन सी डेट को सप्लायर को कंपलसरीली इनवॉइस इशू कर देनी है। रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन ही तो इनवॉइस इशू करेगा। हमें पता ही है रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको टैक्स देना है, अगर उसको टैक्स देना है तो वही तो इनवॉइस इशू करेगा। नॉर्मल पर्सन तो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दे, है ना। ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंस दोनों का। चलो आगे, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस दिन आपकी फैक्ट्री से गुड्स निकले हैं उस दिन अगर आपकी गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तब, वेयर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, पहले पूरा पढ़ देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, ऐसे ऐसे कैसे समझाऊँ आपको को। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल इशू इनवॉइस बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, और डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स वेयर नो मूवमेंट इज इन्वॉल्व। सुनो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ सॉरी, डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स। मैं मान लो सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ, मैं आपको टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो मैं जब मैं जब आपको अपनी फैक्ट्री से टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो टी शर्ट, सॉरी ये शर्ट है ना, तो ये शर्ट को आपको ये शर्ट को सप्लाई करने का टाइम क्या होगा, ये शर्ट को सप्लाई करने का टाइम क्या होगा, उसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, ठीक है ना। आगे आपको समझ आएगा हमने क्यों पढ़ाया आपको, ठीक है ना। अब सुनो, मैंने जब आपको ये शर्ट बेची तो मुझे इनवॉइस कब इशू करना है, ठीक है ना। मैंने अपनी फैक्ट्री से आपको ये शर्ट बेची तो मुझे इनवॉइस कब इशू करना है, बिफोर, मान लो 1 तारीख को 1/4/24 को आपने मुझे बोला शाश्वत भाई मुझे आपसे शर्ट खरीदनी है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1/4/24 को कि मुझे आपको शर्ट देनी है, ठीक है ना। अब सुनो क्या होता है, अब मेरी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है ना। मैं पढ़ाने के साथ साथ ये भी काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, उनमें से एक काम ये है, मेरी शर्ट की दुकान है, फैक्ट्री है, ठीक है ना, दुकान नहीं फैक्ट्री है, ठीक है। तो साथ में मैंने 5 तारीख को जो है गुड्स, यहाँ पर गुड्स रिमूव कर दिए अपनी फैक्ट्री से, गुड्स मूवमेंट चालू हो गई, ठीक है ना, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और आप मुंबई में हो, ठीक है ना। और 5 के बाद 7 तारीख को गुड्स डिलीवर हो गए आपके पास, तो मुझे ये बताओ यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहा हूँ, मैं शर्ट सप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे इनवॉइस इशू करना है बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। जिस टाइम पे मूवमेंट कर रहा हूँ ना, या तो उस टाइम पे कर दो, बिल्कुल उस टाइम पे कर दो, एट द टाइम उसी टाइम पे कर दो, या फिर इससे पहले भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, या तो पहले इनवॉइस इशू कर दो, गवर्नमेंट क्या कह रही है, या तो पहले कर दो, पहले जब करना है कर दो भाई, कभी भी कर दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है ना, अगर शाश्वत तुम अपनी फैक्ट्री से गुड्स बाहर डिलीवर करने के लिए भेज रहे हो ना, तो फैक्ट्री से निकलने से पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए, एट द टाइम ऑफ रिमूवल, यानी कि फैक्ट्री से निकलने से पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, जब तुम्हारी फैक्ट्री से गुड्स निकल रहे हैं। लेकिन मान लो आप मेरी फैक्ट्री पे आ गए, आपको मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, आप कह रहे हो सर मुझे ना वैरायटी देखनी है आपकी फैक्ट्री में आके अपनी आंखों से, और आप मेरी फैक्ट्री में आए, ठीक है ना, तो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, आप ही मेरी फैक्ट्री में आ गए, डायरेक्टली आप ही को मैंने फैक्ट्री के अंदर गुड्स बेच दी, आप दिल्ली में आए मेरी फैक्ट्री के अंदर, मैंने फैक्ट्री में ही आपको शर्ट बेच दी, फैक्ट्री में ही डिलीवर कर दी, कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई मूवमेंट आप कर रहे हो लेकिन मेरे एंड से कोई मूवमेंट नहीं हो रही, सप्लायर के एंड से कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो जब सप्लायर के एंड से मूवमेंट इन्वॉल्व है उस टाइम पर या तो पहले इनवॉइस इशू कर दो मूवमेंट से, या तो मूवमेंट के टाइम पर इनवॉइस इशू कर दो, ठीक है ना। लेकिन अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उस केस में अगर आप ही मेरी फैक्ट्री में आ गए मुंबई से दिल्ली, तो बिफोर द डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना। देखो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इसको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझना ध्यान से, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स शैल बी बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है ना। बिफोर या तो मूवमेंट से पहले या मूवमेंट के टाइम पर, या जिस मूवमेंट का मतलब जिस टाइम पर गुड्स आपके फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं तब, ठीक है ना, उस टाइम पर। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है गुड्स में, अगर आप खुद ही दुकान पर आ रहे हो, खुद ही फैक्ट्री पर आ रहे हो, रिसिपेंट खुद ही दुकान पर आ रहा है, खुद ही फैक्ट्री पर आ रहा है, उस केस में इनवॉइस इशू करना है बिफोर या तो डिलीवरी से पहले या तो डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है ना। जब मैं कह रहा हूँ मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं डिलीवर हो रहा है, मूवमेंट का मतलब वो डिलीवरी के लिए मूव कर रहा है, डिलीवरी के लिए दिल्ली से मुंबई मूव कर रहा है, गुड्स अल्टीमेटली डिलीवर होंगे मुंबई में जाकर, लेकिन मूवमेंट स्टार्ट होगी तभी तो डिलीवर होंगे ना। तो गवर्नमेंट ये कह रही है जब गुड्स में मूवमेंट है ना, तब तुम डिलीवरी के टाइम पर इनवॉइस नहीं बनाओगे, तब तो मूवमेंट से
मूवमेंट के टाइम पर इनवॉइस बना दो एट पार, या तो उससे पहले बना दो या मूवमेंट पे बना दो, ठीक है ना। मेरी बात समझे, कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये जो फिगर बनाई है, फिगर क्या बोल रहे हो आप सर, ये जो क्या बोलूँ इसको, मैं भूल गया, मेरे ज़ुबान पर शब्द नहीं आ रहा, छोड़ो। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये जो मैंने यहाँ पर, अरे छोड़ यार, हाँ ठीक है, जो जो भी है ये डेटा, हाँ डेटा गुड। ये जो मैंने डेटा बनाया है सर, बड़ा आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो ना आजकल, वहाँ पे जाके 3 फॉर्मूले तो मैं यूज़ करता हूँ, एक्स लुकअप, वी लुकअप एंड पिवट, मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है ना। सम एफ भी ले लो आप थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर एंड ऑफ मंथ इन केस ऑफ डिटरमाइनिंग 3V की लाइबिलिटी, छोड़ो। हाँ हाँ, यहाँ पर 1 से 4, 1 तारीख को मेरे पास ऑर्डर आया, कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया, ठीक है। मूवमेंट हुई गुड्स की 5/4/24, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे डिलीवरी हुई आपको 7/4/24 को, ठीक है ना। या तो आप बिफोर में इशू कर दो, बिफोर मूवमेंट से पहले, बिफोर का टाइम ये है, बिफोर इशू कर दो इनवॉइस, या फिर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। अगर मान लो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट डिलीवरी, आप फैक्ट्री में आ रहे हो, ये हटा दो ये वाला केस, तब तो डिलीवरी में कर दो, ठीक है ना। तब या तो डिलीवरी के टाइम पे कर दो या तो बिफोर कर दो। पहले तो आप कर ही सकते हो, पहले तो जब मर्जी करना है कर दो। गवर्नमेंट कह रही है हाँ, मेरे पास टैक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पैसे तो आ ही रहे हैं। अगर हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो हम टैक्स रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम टैक्स रिपोर्ट कर रहे हैं। मान लो ये होता है 31/3/24। अब गवर्नमेंट तो खुश, क्योंकि जब हम मार्च की GSTR 1 रिपोर्ट करेंगे, GSTR 1 रिपोर्ट करेंगे, उस केस में मुझे इसकी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी मुझे 20 अप्रैल को 3B फाइल करते हुए, राइट। तो गवर्नमेंट तो खुश है, बस जल्दी टैक्स आ रहा है, जल्दी टैक्स आ रहा है। तो गवर्नमेंट तो बोल, या तो बिफोर इशू कर दो यार, बिफोर इशू कर दो, या तो आफ्टर भी कर लो, बिफोर इशू कर दो या फिर एट द टाइम भी कर लो, आफ्टर नहीं, एट द टाइम भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिफोर करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जनरली एट द टाइम ही होता है, एट द टाइम ही होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर मूवमेंट। बिफोर वाला केस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। बस ये आपको बता रहा हूँ। चलो, जब मूवमेंट इन्वॉल्व है तब एट द टाइम ऑफ मूवमेंट या फिर इससे पहले कर सकते हो। जब डिलीवरी इन्वॉल्व है, डिलीवरी एक स्टेप बाद का काम है मूवमेंट के, ठीक है ना। जब डिलीवरी इन्वॉल्व है उस केस में या तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या तो उससे पहले, कभी भी कर सकते हो, देसी भाषा में। चलो, ये लॉ पढ़ सकते हो। इसके बाद मैंने बहुत टाइम लगाया, बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बिकॉज इट वॉज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे, अब जब मैं बात करूं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, क्या होगी? डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस शैल बी द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स। क्यों लिख दिया मैंने यहां पर? दिस शैल बी सर्विस, टैक्सेबल सर्विस, मेरी राइटिंग, हाँ, टैक्सेबल सर्विस, ठीक है। शैल बी बिफोर या फिर आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट नॉट बियॉन्ड 30 days, आई एम सॉरी, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट शैल बी विद इन 45 days। मैंने क्या बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल सर्विस सप्लाई कर रहा है, वो ऐसी सर्विस सप्लाई कर रहा है जो कि टैक्सेबल अंडर GST टैरिफ, जो कि टैक्सेबल अंडर GST लॉ, जो कि टैक्सेबल है, ठीक है, उसको इनवॉइस इशू करनी है या तो बिफोर, या तो सर्विस रेंडर करने से पहले, या तो सर्विस रेंडर से पहले कर दे, सर्विस रेंडर करने के पहले कर दे, या फिर सर्विस रेंडर करने के बाद कर दे। सर आपने तो बोला, या तो अगर हम गुड्स के केस की बात करें तो वहाँ पे तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, आपको इनवॉइस इशू कर देना है। लेकिन या तो आप कह रहे हो आफ्टर इशू कर दो, गवर्नमेंट को लॉस नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने इस पर लॉ बनाया हुआ है कि अगर आपने, देखो गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो ना, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो ना, तो या तो आप पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटी आ रही है गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया पहले कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला तुम बाद में भी कर दो, तुम एट द टाइम ऑफ सर्विस नहीं, सर्विस रेंडर होने के बाद भी कर सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड 30 days ऑफ सर्विस, बट नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम सप्लाई ऑफ दैट सर्विस। गवर्नमेंट कहती है या तो तुम, ये देखो ये है बिफोर, ठीक है, मैं जहाँ बैठा हूँ वो है एट द टाइम ऑफ सर्विस, और ये है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। गवर्नमेंट कह रही है तुम आफ्टर में भी इशू कर सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड 30 days, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर आफ्टर रेंडरिंग ऑफ सर्विस तुम इनवॉइस इशू कर सकते हो इन केस ऑफ ओनली सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो 30 days की लिमिट है ना, ये 45 days में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। देखो गुड्स के केस में या तो बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ, ठीक है ना। तुम आफ्टर में इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तुम डिलीवरी के बाद इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तुम मूवमेंट के बाद इनवॉइस इशू नहीं कर सकते इन केस ऑफ गुड्स। लेकिन इन केस ऑफ सर्विस तुम सर्विस रेंडर होने के 30 दिन तक तुम इनवॉइस इशू कर सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड 30 days, ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यू कैन इशू द इनवॉइस
नॉट बियॉन्ड 45 डेज, मतलब 45 डेज की लिमिट है वहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 तारीख को हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई सर्विस अप्लाई करूंगा मैं, और वो सर्विस मैंने आपको रेंडर करी 10/4/24 को, 10/4/24 को। अब यहाँ से 30 दिन, यहाँ से 30 दिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ, ठीक है ना। यहाँ से 30 दिन, यहाँ से 30 दिन तक मैं कभी भी इन्वॉइस इशू कर सकता हूँ, या तो बिफोर में भी कर सकता हूँ, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, गवर्नमेंट खुश अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो, लेकिन मैं गवर्नमेंट को खुश करूँगा नहीं, मैं गवर्नमेंट को खुश करूँगा नहीं, मैं आफ्टर में इन्वॉइस इशू करूँगा, मैं आफ्टर में इन्वॉइस इशू करूँगा तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मतलब इस पीरियड में मैं कभी भी इन्वॉइस इशू कर सकता हूँ, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद अगर मैंने किया ना, इसके बाद अगर मैंने किया ना, तो गवर्नमेंट मुझे SCN भेजेगी, शो कॉज, या तो अपनी मर्जी से बेटा तू जो इंटरेस्ट पेनल्टी होता है भर दे, ठीक है, इंटरेस्ट भर दे, नहीं तो बेटे हम जब शो कॉज नोटिस भेजेंगे ना, हम इंटरेस्ट जब खुद चार्ज करेंगे, खुद लगाएंगे, उसके बाद तू रिप्लाई बनाएगा, फिर हम पेनल्टी इम्पोज करेंगे, तब ऐसी तैसी होगी तुम्हारी। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है कि तुम इस टाइम पीरियड में कर दो, अदरवाइज हम तुम्हारे घर जो है एक चिट्ठी भेजेंगे, एक मोहब्बत की चिट्ठी, ठीक है ना, जिसमें हम बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखेंगे, ठीक है ना। वो ऐसी बातें लिखेंगे जो उनको खुद समझ नहीं आती, ठीक है, वो ऐसी बातें लिखेंगे साथ में जो उनको खुद समझ नहीं आती, और क्योंकि उनको समझ नहीं आती तो हम तो ऑब्वियसली नहीं समझ पाएंगे, है ना। उनको एक ऐसी चीज़ समझ आती है जो हाँ छोड़ो जेनवनली उनको नहीं समझ आती, वो मैं देखता हूँ ना, कुछ कुछ उनको खुद नहीं समझ आता उन्होंने लिखा क्या है, क्या लिखा है, मतलब फूक के लिखा है, मतलब समझ नहीं आता मुझे कभी कभी। तो मैं बहुत इनएक्सपीरियंस बंदा हूँ, आई डोंट नो हाउ टू राइट रिप्लाईज अभी अच्छे से क्या, बहुत मेरे को बहुत बुरी तरीके से रिप्लाईज बनाने आते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे अच्छे से ड्राफ्ट करना आता होगा मुझे, मैं इतना बोल रहा हूँ, मतलब जैसे वो भेजते हैं ना, जिस तरीके से हवा में तीर मार के। हाँ छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पढ़ लिया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पढ़ लिया हमने, ठीक है ना, कि इनवॉइस को इशू करने का डेट क्या है। अब हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स को सप्लाई करने का वक्त क्या है, किस वक्त पर गुड्स सप्लाई हुए, किस टाइम पर गुड्स सप्लाई हुए, ये जानना है, ठीक है ना। आप सुनो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 12, अंडर सेक्शन 12 shall be earliest of the following dates, shall be earliest of the following dates as per section 12(2)(a) पढ़ेंगे, फिर as per section 12(2)(b) पढ़ेंगे, जो कि हट चुका है, लेकिन ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यार इसको छोड़ो, या इसको छोड़ो, इसको नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जब है ही नहीं भाई, क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। एज पर 12(2) है, एज पर सेक्शन 12(2) कैपिटल 12(2)(a) नॉट कैपिटल ए, मैं क्या कैपिटल ए बोल रहा हूँ, ठीक है। शैल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, और लास्ट डेट ऑन विच सप्लायर इज on last date on which supplier is required to issue the invoice in respect of supply. Time of supply of goods shall be earliest of the following, time of supply of goods shall be earliest of the following। पहली चीज, जिस दिन आपने इन्वॉइस इशू किया तब टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, तब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है ना। मान लो आज है 1/4/25, आज मैंने इन्वॉइस इशू किया, ठीक है, और लास्ट डेट ऑन विच वी आर रिक्वायर्ड टू इशू द इन्वॉइस इज 31/3/2025, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, रुक यार, लफड़े वाली बात है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए और सिंपल बनाने के लिए, 4/4/25 एंड दिस इज 3/4/25, ठीक है। अब डेट ऑफ इशू इनवॉइस है मेरी 4 तारीख, 4/4/25, लेकिन लास्ट डेट ऑन विच वी आर रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस एज पर दिस वॉज 3/4/25, ठीक है ना, और हमने इनवॉइस इशू करी है 4/4/25। तो बताओ हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी, इन दोनों में से अर्लीस्ट होगी, इन दोनों में से अर्लीस्ट होगी, इन दोनों में से अर्लीस्ट कौन है, इन दोनों में से अर्लीस्ट है ये, तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई 3/4/25 मान ली जाएगी, समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स एज पर सेक्शन 12(2)(a), दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू करी, या तो वो, ठीक है, या फिर जिस दिन आई एम रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर दिस प्रोविजन, जिस दिन इस प्रोविजन के हिसाब से मुझे इनवॉइस इशू करना है, जिस दिन इस प्रोविजन के हिसाब से मेरा लास्ट डेट है, नॉट इनवॉइस इशू करना है, सॉरी, जिस दिन इस प्रोविजन के हिसाब से मेरा लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने का, या तो वो दिन, या फिर जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू करी, उन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है, उन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है, उस दिन मेरी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, उस दिन मेरी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, ठीक है। हाँ दोबारा बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, या तो वो दिन, या फिर जिस दिन लास्ट डेट है, जिस दिन मैं लीगली इनवॉइस इशू कर सकता हूँ एज पर द अबव प्रोविजंस ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स बाय सप्लायर ऑफ गुड्स। उन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है, उस दिन मैं
मेरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, उस दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है ना, समझे मेरी बात। एंड देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सिर्फ इनवॉइस के बेसिस पे डिटरमाइन होगा, सिर्फ इनवॉइस के बेसिस पे डिटरमाइन होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन मान लो मैंने आपको पैसे दे दिए, मान लो मैंने आपको आपने मुझे पैसे दे दिए, मैं सप्लायर हूँ, आपने मुझे पैसे दे दिए, आपने मुझे 1000 रुपये दे दिए, ठीक है ना, इस शर्ट के लिए एडवांस में, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने मुझे पैसे दिए लेकिन मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया। आपने मुझे पैसे दिए 1/4/25 को, लेकिन मैंने आपको इनवॉइस इशू करा, मान लो इनवॉइस इशू करा मैंने आपको 4/4/24 को। अब मुझे ये बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जिस दिन आपने मुझे पैसे दिए, जिस दिन मैंने आपको इनवॉइस इशू करा। लॉजिक से पैसे अगर दिए हैं तो एक सोचने वाली बात तो है कि भाई पैसे दिए बंदे ने पहले इनवॉइस इशू करने से, तो हमने तो टाइम ऑफ सप्लाई वो मानना चाहिए जिस दिन पैसे मिले हैं। लेकिन एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 विच वॉज इशूड ऑन डेटेड 15/1 एक मिनट में ये कंफर्म करूंगा, मुझे 11 लग रहा है, 15/11 होना चाहिए, ये कंफर्म करूंगा, मैं बताऊंगा आपको कमेंट में, ठीक है। 15/11 लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, 15/1 कैसे हो सकता है ये, ठीक है, एक बार मैं कंफर्म करूंगा, हाँ ओके, कंफर्म कर ही लूँ, एक मिनट। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 अंडर GST, देखो अपने आप आ गया, हाँ 15/11 है, देखो 15/11 राइट। भाई ये कैसे, GST लॉन्च नहीं हुआ उससे पहले नोटिफिकेशन आ रही है। ठीक है, हाँ सुनो, मैं भी हवा में लिख देता हूँ चीज़ें कभी कभी गलती से, लेकिन मैं सही कर देता हूँ, हाँ सुनो अब आगे। As per notification number 66/2027, which was issued on dated 15th of November 2017, गवर्नमेंट ने बोला है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी ऑन इनवॉइस बेसिस एंड नॉट ऑन रिसिप्ट बेसिस। मतलब इनवॉइस के बेसिस पर ही टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा गुड्स का, और पैसे के बेसिस पर डिटरमाइन नहीं होगा, किस दिन पैसे मिलेंगे उसके बेसिस पर डिटरमाइन नहीं होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ इनवॉइस के बेसिस पर डिटरमाइन होगा। नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की, ठीक है ना। एंड it is determined as per, हाँ सॉरी आई एम सॉरी, ये दोनों ना एक लाइन है, नॉट ऑन रिसिप्ट बेसिस डिटरमाइन एज पर, मैंने ना इसको इस तरीके से लिखा है कि आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगी, आई एम सो सॉरी मेरी हरकत की वजह से। हाँ अब देखो, अब सही होगा, हाँ देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अरे अरे भाई क्या, ओ भाई क्या हो रहा है, अरे भाई भूत पकड़ लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बंदावा। भाई हे भगवान, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। छोड़ो। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी ओनली ऑन इनवॉइस बेसिस। सिर्फ इनवॉइस के बेसिस पर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन होगा, और यहाँ पर पेमेंट के बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन नहीं होगा। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, पेपर में आपको बस इनवॉइस की डेट्स देखनी है और उसके बेसिस पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन करना है। आपको ये नहीं देखना है कि पैसे किस दिन आए, देखना ही नहीं है, ठीक है ना। सीधा इनवॉइस की डेट देखो कि आपने किस दिन इनवॉइस इशू करा है और लास्ट डेट क्या है एज पर द प्रोविजंस ऑफ डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, वो देखो। उन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो होगी आपकी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स, सॉरी वो होगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना। और यहाँ पर एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट डिटरमाइनेबल एज पर पेमेंट बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, इट इज डिटरमाइनेबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, ठीक है ना। एंड सेक्शन नंबर 12(2)(b), जो कि ये था अबाउट पेमेंट, जो हम पेमेंट करते हैं, सेक्शन नंबर 12(2)(b एप्लीकेबल नहीं है। बस इतना समझ लो आप शॉर्ट में, सेक्शन नंबर 12(2)(b एप्लीकेबल नहीं है। आपको समझा नहीं रहा, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। टाइम लगेगा फालतू में, या है ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ाऊँ आपको, ठीक है ना, हट चुका है। वन शॉट सीरियसली नहीं पढ़ा रहा, वैसे रेगुलर में मैंने पढ़ाया हुआ है इसको, ठीक है ना। अब वहाँ जाके देख सकते हो, लेक्चर नंबर 1 ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। 12(2)(a) ही एप्लीकेबल है फॉर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोविजो, इसका एक प्रोविजो है, देखो, वेयर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट up to 1000, where supplier of taxable goods receives an amount up to 1000 in excess of the amount in tax invoice
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच एक्सेस अमाउंट शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ सेट सप्लायर, दैट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। मान लो आपने मुझे शर्ट के लिए पैसे दिए और आपने मुझे पेमेंट कर दी 1500। हाँ, शर्ट है 1000 रुपये की, शर्ट है 1000 रुपये की, ठीक है ना। अब 1000 रुपये का मैंने आपको इनवॉइस इशू करा, ठीक है ना। 500 रुपये आपने मुझे एक्स्ट्रा पे करे हुए हैं। अब इस 500 का जो आपने मुझे एक्स्ट्रा पे करे हुए हैं, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एज पर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन नंबर 12 1 ही है ना, सेक्शन नंबर 12 2 आई गेस, सेक्शन नंबर 12 2 एक बार मैं ये कंफर्म करूंगा। अभी सेक्शन 12 मानो, एज पर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन नंबर 12, यहाँ पर ये कह रहा है अगर मान लो रिसिपिएंट ने सप्लायर को इनवॉइस में जो अमाउंट मेंशन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट दे दिया, अप टू 1000, उसे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट दे दिया अप टू 1000। फॉर एग्जांपल आपने मुझे 1000 की जगह 1500 दे दिए, दैट इज अप टू 1000, ठीक है ना। 500 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा दिए दैट इज अप टू 1000, ठीक है ना। दैट इज इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस। उस केस में 1000 का तो टाइम ऑफ सप्लाई अभी होगा क्योंकि आपने मुझसे शर्ट लेनी है, मुझे आपको शर्ट सप्लाई करनी है, लेकिन बचे हुए 500 रुपये का जो आपने मुझे एक्स्ट्रा पे कर दिया है दैट इज अप टू 1000 रुपीज़, ठीक है। उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? उसका टाइम ऑफ सप्लाई मैं डिटरमाइन करूंगा अपने बेसिस पे, ठीक है ना। उसका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का ऑप्शन है सप्लायर के हाथ में। सप्लायर उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान सकता है जिस दिन वो उसका इनवॉइस इशू करे, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई in respect of such excess amount that is indicated in the invoice। देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच एक्सेस अमाउंट शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ सेट सप्लायर, शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ सेट सप्लायर। आपने मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए ना, उसका टाइम ऑफ सप्लाई, उस 500 रुपये का टाइम ऑफ सप्लाई मैं अपने ऑप्शन पे डिटरमाइन कर सकता हूँ, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई वो होगा जिस दिन मैं उस 500 रुपये के लिए इनवॉइस इशू करूंगा, उस 500 रुपये के लिए इनवॉइस इशू करूंगा। फॉर एग्जाम्पल बाद में आपने मुझे बोला कि ये 500 रुपये की मुझे शर्ट पसंद आ गई, मैंने उस शर्ट के लिए इनवॉइस इशू करा, उस शर्ट के लिए भी इनवॉइस इशू करा, तो उस दिन उस 500 रुपये का टाइम ऑफ सप्लाई होगा ऑफ गुड्स, ठीक है ना। समझे? आगे बढ़ रहा हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मान लो मैंने आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ाया इन लेक्चर नंबर 3 ऑफ वन शॉट सीरीज। उसमें हम क्या पढ़ते थे कि लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) एंड 9(4) इज ऑन द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है ना। ये आपको मैंने बताया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये कंसेप्ट। मतलब लायबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इज ऑन द रिसिपिएंट, मतलब मैं अगर सप्लायर हूँ आप रिसिपिएंट हो, मैं अगर सप्लायर हूँ आप रिसिपिएंट हो, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, रिसिपिएंट को ही गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करना है। जेब से भी रिसिपिएंट के जा रहा है, गवर्नमेंट को भी रिसिपिएंट ही पे कर रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। मतलब जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए हैं तो वो दिन, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए हैं तो वो दिन माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए हैं या तो वो दिन माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इन सब में अर्लीस्ट है या तो डेट ऑफ पेमेंट, या तो डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन आपको पेमेंट जिस दिन आपने पेमेंट की है। रिवर्स चार्ज में सॉरी रिसिपिएंट ही तो पेमेंट करेगा। अगर आप मान लो रिवर्स चार्ज में आपको मुझसे आप शर्ट ले रहे हो, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, पेमेंट कौन करेगा? मैं करूँगा, मैं शर्ट दे रहा हूँ, मैं ही पेमेंट करूँगा, पागल हूँ मैं? आप मुझे पेमेंट करोगे, ठीक है ना। तो डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन आपने पेमेंट करी, जिस दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट करी, या तो वो दिन, ठीक है ना। दैट इज जिस दिन पेमेंट एंटर हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके, या फिर जिस दिन आपके बैंक से पेमेंट डेबिट हुई है। जब पेमेंट जाती है डेबिट होता है ना, बहुत दुख होता है जब आता है एक मैसेज XYZ हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। जब कोई दोस्त पार्टी मांग ले या फिर कोई ऐसा खर्चा आ जाए अनवांटेड सा, बहुत दुख होता है। व्हेन योर अकाउंट इज क्रेडिटेड आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कहते हैं आपका अकाउंट इज डेबिटेड बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। तो जब आपको बहुत बुरा लग रहा है, जब आपके बैंक में लिखा है दैट योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विद XYZ अमाउंट विच हैज़ बीन ट्रांसफर टू शाश्वत अकाउंट, वो दिन मानी जाएगी, या तो वो दिन मानी जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना। या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days, दैट इज 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट, मैंने क्या बोला? 3 चीज़ है, इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। या तो जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुआ है, फॉर एग्जांपल गुड्स आपको रिसीव हुए हैं यहाँ पर 1/4/24 को, ठीक है ना। गुड्स रिसीव हुए हैं 1/4/24 को, ठीक है। और पेमेंट की डेट है 2/4/24, ठीक है ना। पेमेंट की डेट है 2/4/24, मतलब आपने पेमेंट करी है 2/4/24 को, ठीक है। और यहाँ पर इनवॉइस इशू हुआ है यहाँ पर, क्या मानूं मैं, मान लेता हूँ 24/3/24, ठीक है ना। इनवॉइस इशू हुआ है 24/3/24। तो मुझे ये बताओ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस
मैं बताऊँ क्या होगा, ये होगा गलत 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 गलत। अगर आपने भी ये चूज़ किया है ना तो आप गलत हो। मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने यहाँ पे क्या बताया, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब यहाँ से 31st डे, यहाँ से 31st डे क्या होगा, यहाँ से 31st डे क्या होगा, मार्च 31 दिन का होता है तो 31st डे होगा 24/4/24, ठीक है ना। तो हम 24/3/24 कंसीडर नहीं करेंगे, हम 24/4/24 कंसीडर करेंगे, इसको हटाओ, ठीक है ना। अब बताओ इन तीनों में से अर्लीस्ट क्या है, इन तीनों में से अर्लीस्ट क्या है, ये है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जो कि अर्लीस्ट है, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई और अर्लीस्ट होता तो वो दी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, समझे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए या तो वो दिन, या तो जिस दिन आपने पेमेंट करी है वो दिन, या फिर तीसरा जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा है, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा है। आप सेल्फ टैक्स इनवॉइस इशू करते हो ना, सेल्फ टैक्स इनवॉइस इशू करते हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा है उससे 30 दिन के बाद, उसके 31वें दिन, ठीक है ना, वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब इन तीनों डेट्स को लिखोगे, इन तीनों डेट्स में जो भी अर्लीस्ट होगा, इन तीनों डेट्स में जो भी अर्लीस्ट होगा वो मानी जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब सुनो, ये था सेक्शन नंबर 12(3) का क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन मान लो वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लॉज ए, बी या फिर सी, देन टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ऐसा केस आ गया, गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े कर दिए, मान लो कोई ऐसा केस आ गया जिससे भाई ए से भी डिटरमाइन नहीं हो रहा, बी से भी डिटरमाइन नहीं हो रहा, सी से भी डिटरमाइन नहीं हो रहा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तब एक काम करो, जिस दिन रिसिपेंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस एंटर करी है, जिस दिन रिसिपेंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस एंटर करी है, वो मान लो टाइम ऑफ सप्लाई, वो मान लो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना। ऑफ गुड्स, सर्विस नहीं बोल रहा, ऑफ गुड्स बोल रहा हूँ। अब टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, अगर आपको कोई वाउचर मिल रहा है जिस वाउचर से आप कोई भी गुड्स रिडीम कर सकते हो, कोई गुड रिडीम कर सकते हो, तो उस गुड्स के वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। अगर मान लो आपको ऐसा वाउचर मिल रहा है, ऐसा वाउचर मिल रहा है, एक मिनट देखो, यहाँ पर दो केस में मैंने इसको डिवाइड करा है। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन आपको वाउचर इशू हुआ है वो दिन होगा टाइम ऑफ सप्लाई इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, ठीक है ना। सुनो, मान लो मैंने आपको एक वाउचर दिया जिससे आप जीन्स खरीद सकते हो, जिससे आप जीन्स खरीद सकते हो। कपड़े, मैंने देखो, कपड़ों के अंदर क्या आता है, शर्ट भी आती है, जीन्स भी आती है, हमारा टी शर्ट भी आती है, हमारा ट्राउजर्स भी आता है, लेडीज गारमेंट भी आता है, ठीक है, बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। तो बहुत कैटेगरीज है, ठीक है, उनमें से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ आप इस वाउचर से खरीद सकते हो। मैं एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट आपको बोल रहा हूँ कि इस वाउचर से आप सिर्फ जीन्स खरीद सकते हो, एक सिर्फ आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट ही खरीद सकते हो, एक जीन्स ही खरीद सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं खरीद सकते। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर वेयर वेयर देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल। अगर मैं आपको ऐसा वाउचर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पेपर नहीं पड़ा मेरे पास, छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उठना पड़ेगा, मुझे उठने का मन नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई वाउचर दे रहा हूँ, एक मिनट, तो मैं पेपर निकाल के रहूँगा, एक मिनट रुको। यार ये फॉर एग्जाम्पल ये वाउचर है, ये मैं आपको ये वाउचर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाउचर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाउचर से आप जीन्स खरीद सकते हो, इस वाउचर से आप जीन्स खरीद सकते हो, आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट खरीद सकते हो, ठीक है ना। ये वाउचर मैंने दे दिया, लो, ठीक है, इससे आप जीन्स खरीद सकते हो। तो जिस दिन मैंने आपको वाउचर दिया, आज 23 तारीख है, 23 तारीख को मैंने आपको ये वाउचर दिया, तो जिस दिन मैंने आपको वाउचर दिया इसी दिन ही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, इसी दिन ही इस वाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जिससे आप गुड्स खरीद सकते हो, क्योंकि इस वाउचर से आप सिर्फ जीन्स खरीद सकते हो और जीन्स आइडेंटिफाइबल है, जीन्स के अलावा कुछ नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। लेकिन मान लो मैं आपको एक और वाउचर दे रहा हूँ, और इस वाउचर में लिखा आप खाना खरीद सकते हो। ये नहीं लिखा कौन सा खाना, शाही पनीर, बटर पनीर, बर्गर, पिज्जा, डोमिनोज से खरीद सकते हो, इधर से खरीद सकते हो, उधर से खरीद सकते हो, कुछ नहीं लिखा। आप जहाँ भी जाओगे, आप ऐसा वाउचर है दुनिया में, आपको दिखाओगे आप किसी को भी, वो आपको खाना दे देगा XYZ अमाउंट का, ठीक है ना। तो इस केस में वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल। देखो पॉपकॉर्न बने हैं इसमें, है ना, देखो पॉपकॉर्न बने हैं, है ना। तो यहाँ पर हाँ, तो पॉपकॉर्न वगैरह बने हैं, फूड का वाउचर है इसमें, ये फूड का वाउचर है। तो ये वाउचर मैंने आपको दे दिया, ये आइडेंटिफाइबल वाउचर नहीं है। तो वेयर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर शैल बी द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। मतलब मैंने आपको ऐसा वाउचर दिया जिससे आप खाना खरीद सकते हो, ये नहीं पता कौन सा खाना खरीद सकते हो, मतलब वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो
इस केस में जिस दिन मैंने आपको वाउचर दिया 23 तारीख को मैंने आपको वाउचर दिया, वो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगी। मान लो 25 तारीख को आप गए मॉल में, आपने वाउचर को रिडीम किया, जिस दिन आपने वाउचर को रिडीम किया 25 तारीख को, वो होगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई, वो होगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, वो होगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, आगे इन द रेसिडुअल केसेस क्या होगा, इन द रेसिडुअल केसेस क्या होगा, वेयर पीरियोडिक रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी डेट वेयर सच रिटर्न इज फाइल्ड। नॉर्मल, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, जिस दिन पीरियोडिक रिटर्न फाइल होगी उस दिन ही मानी जाएगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, ऑफ गुड्स। इन ऑल अदर केसेस डेट जिस दिन आपने टैक्स पे करा वो मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। अगर इस कहीं से भी डिटरमाइन नहीं हो रहा तो जिस दिन भैया तुमने टैक्स पे करी वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लो गुड्स की, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट लेट फी, अगर आपको कोई इंटरेस्ट या फिर लेट फी मिल रही है तो जिस दिन आपको इंटरेस्ट या फिर लेट फी मिल रही है उसी दिन आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी ऑफ गुड्स, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज ओवर। अब पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। चलो तो चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी तक मैंने आपको बता दिया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अब बता रहा हूँ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर सेक्शन 13, एज पर सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट। अब सुनो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर देखो ए और बी, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग ए और बी, if invoice is issued within the period prescribed, if invoice is issued within the period prescribed, and if invoice is not issued within the period prescribed। सुनो, अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर तो इनवॉइस जिस दिन इनवॉइस इशू होना चाहिए उसी टाइम पर इशू हुआ है तब क्या होगा। अगर इनवॉइस जब इशू होना चाहिए तब इनवॉइस इशू नहीं हुआ तब क्या होगा, ठीक है ना। मतलब एक केस में इनवॉइस सही टाइम पर इशू हुआ है एज पर ऊपर वाले प्रोविजन, बिफोर या फिर आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट बियॉन्ड 30 days, बट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट शैल बी 45 days। ये हमने पढ़ा ना ऊपर, डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है। अगर तो इनवॉइस इशू हुआ है विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब जो ऊपर लॉ है उसके हिसाब से, तब क्या होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। या फिर अगर मान लो इनवॉइस इशू नहीं हुआ विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब एज पर द प्रोविजंस ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, तब क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं पहले ए, वेयर इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब, ठीक है ना। सुनो, समझ आया। आगे यहाँ पर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है वो दिन, या फिर जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई है, इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो मान ली जाएगी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर तो इनवॉइस इशू हुआ है विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड एज पर द अबव लॉ, एज पर द अबव लॉ जो ऊपर है फर्स्ट पेज पर, ठीक है ना। अगर इनवॉइस इशू हुआ है विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड एज पर द अबव लॉ, इन दैट केस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस शैल बी ए, नंबर 1 जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है वही दिन 1/4/24 मान लो यहाँ पे 1/4/24, या फिर जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुई है दैट इज 2/4/24। इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो मान ली जाएगी आपकी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पर एज पर अर्लीस्ट प्रोविजन ये वाला यहाँ पर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मान ली जाएगी। लेकिन मान लो अगर ऊपर जो प्रोविजन है उसके हिसाब से, एक मिनट छोड़ो, मैसेज आ रहा था। हाँ, ऊपर अब यहाँ पर वेयर इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, अगर इनवॉइस प्रिस्क्राइब पीरियड में इशू नहीं हुआ है जो ऊपर लॉ है उसके हिसाब से, तब क्या होगा डेट ऑफ इशू इनवॉइस, तब होगा जिस दिन आपने सर्विस रेंडर की है, जिस दिन आपने सर्विस रेंडर की है। मतलब गवर्नमेंट ने तो जान ले ली, गवर्नमेंट ने बोला 30 दिन के बाद भी कर लो इशू। अब गवर्नमेंट कह रही 30 दिन तुम ऐसी तैसी मराओ, जिस दिन तुमने सर्विस रेंडर की है ना भाई उसी दिन, या तो वो दिन मान लो मान लो तुमने जो है 31/3/24 को सर्विस रेंडर करी है, ठीक है, और पेमेंट तुम्हें रिसीव हुई है 2 तारीख को 2/4/24 को, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट कह रही है ये तुम 30 दिन वाला बेनिफिट तुम्हारी ऐसी तैसी मराए, ठीक है, तुम 30 दिन वाला तुम्हारा बेनिफिट अब ऐसी तैसी मराए, ठीक है। अब तुम इसी दिन जो अर्लीस्ट है इसी दिन तुम जो है क्या बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लो, और इसी दिन तुम्हें लाइबिलिटी अराइज हो जाती है GST पे करने की। मतलब 23-24 में ही भाई तुम्हें ये GST रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ये GST पे करनी पड़ेगी। मतलब अप्रैल 24 को मतलब अप्रैल 20 2024 को, ठीक है, आपको यहाँ पे 3B फाइल करना पड़ेगा और 3B में आपको GST लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने सजा दे दी देख, अगर तू इनवॉइस इशू नहीं करेगा ना सही टाइम पे, अगर तूने इनवॉइस इशू नहीं करा सही टाइम पे तो 30 दिन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा तुझे। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर जिस दिन तुझे पेमेंट रिसीव हुई है उनमें से जो भी अर्लीस्ट है उसी को मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया फालतू। हाँ, इसके बाद सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इचीनेस सी मुझे फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो। इसके बाद वेयर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए या क्लॉज बी इज नॉट एप्लीकेबल और डज नॉट अप्लाई, देन डेट of issue then time of supply shall be the date when recipient shows
द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर भाई ऊपर वाले ए और बी दोनों से नहीं निकल रहा तो गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जिस दिन तुमने अपने बुक ऑफ एंट्री में, जिस दिन रिसिपेंट ने अपने बुक ऑफ एंट्री में, जिस दिन रिसिपेंट ने अपने बुक ऑफ एंट्री में उस सर्विस को रिकॉर्ड कर दिया है, उस सर्विस को रिकॉर्ड कर दिया है, उस सर्विस को रिकॉर्ड कर दिया है, वही मान ली जाएगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई, वही मान ली जाएगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो आगे। प्रोविजो ऊपर वाली है, ऊपर वाली जैसी है, इस पर ज़्यादा टाइम में लगाऊंगा नहीं। वेयर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस, सच एक्सेस अमाउंट शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ सेट सप्लायर, दैट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सच एक्सेस अमाउंट। मैंने क्या बोला, मान लो अगर आपने मुझे, अगर मैंने आपको कोई सर्विस रेंडर करी और मेरी सर्विस रेंडर करने के बाद 1000 रुपये की सर्विस थी वो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने की सर्विस दे दी, 1000 रुपये की, बहुत कम बोल रहा हूँ बट स्टिल मैंने आपको दे दी, कोई वेबसाइट बनाने की दे दी, छोटा मोटा मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो आपने मुझे 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये के बदले आपने मुझे 1500 दे दिए, ठीक है ना। अब 1000 रुपये की बिलिंग मैं करूँगा, 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए, दैट इज अप टू 1000, दैट इज अप टू 1000, दैट 500 रुपये इज अप टू 1000, ठीक है। तो वो 500 रुपये जो आपने मुझे अप टू 1000 दिए, उसका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मेरे ऑप्शन, मैं अपने ऑप्शन पे डिटरमाइन करूँगा, दोबारा मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने ऑप्शन पे डिटरमाइन करूँगा, ठीक है। उसमें जिस दिन मैं उस 500 रुपये का इन्वॉइस इशू करूँगा, आप मुझे कोई सर्विस दोबारा बोलोगे रेंडर कर दे, तो उस 500 रुपये का मैं इन्वॉइस इशू करूँगा, तो वो दिन मान ली जाएगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। अभी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, जो 1000 रुपये की आपने मुझसे वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस ली है, बाद में जब मैं इन्वॉइस इशू करूँगा उस 500 रुपये का, वो बाद वाला दिन माना जाएगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, ऑफ सर्विस। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मान लो आप मुझसे कोई सर्विस ले रहे हो, आप रिसिपेंट, एज रिसिपेंट मुझसे कोई सर्विस ले रहे हो और मैं यहाँ पे सप्लायर हूँ, गवर्नमेंट को आप पे भरोसा है, तो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि भाई तुम ही मुझे टैक्स दो और अपनी ही जेब से दो, अपनी जेब से दो और तुम ही दो, ठीक है। तो अपनी जेब से सप्लायर को मत दो और सप्लायर मुझे नहीं देगा, तो अपनी जेब से मुझे खुद टैक्स पे कर दो, रिसिपेंट को गवर्नमेंट ये कह रही है, ठीक है ना, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट, दैट इज डेट where when payment is entered in the books of account of recipient, या फिर date on which the payment is debited in the bank account, whichever is earlier, ठीक है। या तो ये दिन, या तो डेट ऑफ पेमेंट, या तो डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ सर्विस, ठीक है, RCM, हाँ। या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, यहाँ पे 30 डेज नहीं है, यहाँ पे 30 डेज नहीं है, यहाँ पे 60 डेज है, दैट इज 61st डे, दैट इज 61st डे, दैट इज 61st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट, और एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। या तो देखो क्या बोला मैंने, मेरी बात सुनो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक तो डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट, मान लो डेट ऑफ पेमेंट है हमारी 30/4/24, ठीक है, और इनवॉइस इशू हुआ है, यहाँ पर हुआ है 1/3/24, ठीक है, 2/3/24, एक मिनट कैलकुलेटर निकालूं, साइंटिफिक कैलकुलेटर। 2/3 मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 -2 इक्वल्स, अबे ये क्या है, ये मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, मैंने यहाँ पे फीचर देखा तो मैं सोचा इसको यूज़ करते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर इक्वल्स टू क्यों नहीं हो रहा, बैक कट है 31 - 2, अभी 29 ऐसे लिख देता हूँ ना मैं, क्या पागल, 29, अरे ये चल क्यों नहीं रहा कैलकुलेटर को भी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे भगवान, मेरे आईपैड को आज जब मैं नोट्स बना रहा था तभी कोई दिक्कत आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की मुझे खुद ज़रूरत है ना। मैं क्या, एक मिनट, 29 + 30 प्लस मई, ये हो गया हमारा 2 मई, मतलब 60th डे, एक तरीके से 61st डे फ्रॉम 2nd ऑफ क्या था, मार्च 2024 शैल बी 2nd ऑफ मई 2024। तो ये हमने क्या डेट बनाई थी, ये शायद हमने 30/4/24 बनाई थी। तो इन दोनों में से अर्लीस्ट, इससे नहीं, इन दोनों में से अर्लीस्ट क्या है, ये। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल बी दिस, ठीक है ना। मैं आपको केस बना के दिखा रहा था, ठीक है, कैसे आपको कंप्यूट करना है, क्या करना है। अब यहाँ पर
where it is not possible to determine time of supply under clause A or clause B, time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of such supply. सुनो, अगर टाइम ऑफ सप्लाई ए से भी डिटरमाइन नहीं हो रहा, बी से भी डिटरमाइन नहीं हो रहा, उस केस में जिस दिन रिसिपेंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सप्लाई को शो कर दिया है, उस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस को सब शो कर दिया है, सप्लाई को शो कर दिया है, उस दिन आप मान लो टाइम ऑफ सप्लाई, उस दिन मान लो आप टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। वाउचर का केस दोबारा यहाँ पे बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अगर मान लो ऐसा वाउचर इशू हो रहा है जो कि आइडेंटिफाइबल है, सर्विस आइडेंटिफाइबल है, तो उस केस में जिस दिन आपको वाउचर इशू हुआ है, फॉर एग्जांपल आज 23 तारीख है, तो आज के दिन अगर आपको वाउचर इशू हुआ है तो उसी दिन आपकी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी, ठीक है। और मान लो अगर ऐसा वाउचर इशू हुआ है जिसमें सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी व्हाट, शैल बी द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ दैट वाउचर। जिस दिन आपने उस सर्विस को रिडीम किया, जिस दिन आपने उस वाउचर को रिडीम किया, उस वाउचर के थ्रू सर्विस को रेंडर किया, ठीक है, रिडीम करके, उस दिन मान ली जाएगी आप टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। आइडेंटिफाइबल वाउचर है सर्विस का, तो जिस दिन आपने वाउचर इशू हुआ है आपको, उसी दिन मान ली जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द वाउचर शैल बी जिस दिन आपने वाउचर रिडीम किया है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं मतलब नॉट आइडेंटिफाइबल, ठीक है। आगे अब रेसिडुअल केसेस में अगर पीरियोडिक रिटर्न फाइल हुआ है, तो जिस दिन आपका पीरियोडिक रिटर्न फाइल हुआ है उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। ऑल अदर केसेस, इसके अलावा भी कोई केस है तो जिस दिन आपने टैक्स पे करा है भाई उसी को मान लो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। ऊपर वाले केस भी अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहे। अब मान लो आपको कोई इंटरेस्ट लेट फी या पेनल्टी, इंटरेस्ट या फिर लेट फी आपको जो है मिली है, आपने चार्ज करी है किसी से, आपको इंटरेस्ट या फिर लेट फी मिली है, उस केस में उसका क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई, उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन आपको वो इंटरेस्ट या फिर लेट फी मिली है, जिस दिन आपको इंटरेस्ट या फिर वो लेट फी मिली है वही होगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, ऑफ सर्विस। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है वन शॉट सीरीज का। ऑलमोस्ट हमें मुझे लगता है 45 मिनट्स लगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। मैं जाते जाते बस इतना बोलूँगा, खुश रहो, जो करना है वो करते रहो। बहुत मतलब हम सोचते हैं हमारी लाइफ में दिक्कतें हैं, बट दिक्कतें अगर दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखो तो कुछ नहीं है, और दूसरों की लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। हमारी खुद की लाइफ में नज़र डाल के देखो, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। व्हेन यू विल मूव आउट यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग आउट देयर, एंड नॉट इन आवर प्रोफेशन और नॉट इन आवर कॉलेज, और कॉलेज में हो गए, स्कूल में कहोगे आप, या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो तब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन वालों से अपनी लाइफ मत कंपेयर करो। बाहर कभी निकल के देखो, कोई बंदा अगर रिक्शा चला रहा है, कोई बंदा अगर मैं बोलूँगा भीख मांग रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो रात के टाइम पे डिलीवर कर रहा है सामान, या फिर बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, अगर उनसे कंपेयर करें तो एनी डे इफ़ यू विल बी हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अदर देन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यू आर लिविंग अ वेरी ग्रेट लाइफ, आई मस्ट टेल यू, ठीक है। सो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको थोड़ा साइड रख के सोचा करो कि दूसरे की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जब आप दूसरे की प्रॉब्लम देखते हो ना, आपकी प्रॉब्लम अगर यहाँ है, दूसरे की अगर यहाँ पर है, तब थोड़ा लगता है यार नहीं, मैं ज़्यादा ही सोचता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, मेरी प्रॉब्लम की कोई औकात नहीं है उन प्रॉब्लम्स के आगे, ठीक है। तो चिल रहो, बहुत चिल रहो, खुश रहो, हंसते रहो, और बहुत ज़ोर से हंसते रहो, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ वीकनेस सबके आते हैं किसी ना किसी तरीके के। मैं उन तरीक़ों की क्लासिफिकेशन नहीं देना चाहूँगा। तो मोमेंट ऑफ वीकनेस अगर आता है कुछ टाइम का आता है भाई, वो आएगा, धीरे धीरे चला जाएगा, इट विल फेड अवे, है ना। तो ओके, गुड बाय। अच्छे से पढ़ो, खुश रह के पढ़ो, और दिल लगा के पढ़ो, और जो करना है वो करते रहो, ठीक है। जो काम आपको करने में अच्छा लगता है, जो जिससे आपकी ग्रोथ होगी, वो काम करते रहो, ठीक है ना। चलो, गुड बाय।